व्हाट इज़ फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी का जब टेस्ट किया जाता है उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है और वो टर्म है फ्लो टेस्ट। देखो, आप चाहे स्टेट लेवल पर ले लो या फिर सेंट्रल लेवल पर, जब भी ये लगता है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसके पास में मेजॉरिटी नहीं है तो अपने हाउस में उसको मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोला जाता है। और ये जो मेजॉरिटी प्रूफ का जो टेस्ट होता है उसी को फ्लो टेस्ट के नाम से जानते हैं। अभी महाराष्ट्र में क्या है, वहाँ पर जितनी टोटल स्ट्रेंथ है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसमें ये माना जा रहा है कि शिवसेना के कुछ मेंबर जो हैं वो अदर पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या उनको छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जितनी मेजॉरिटी उनके पास में है उतनी मेजॉरिटी शायद अवेलेबल नहीं रहेगी एक गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ ने अर्ज किया है गवर्नर से कि आप फ्लो टेस्ट करवाइए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हाउस जो है वो सेशन में है तो वहाँ के जो स्पीकर हैं वो फ्लो टेस्ट करवा सकते हैं, और जब हाउस सेशन में नहीं है तो वहाँ पर फ्लो टेस्ट करवाएंगे गवर्नर। मतलब गवर्नर को बोला जाता है कि फ्लो टेस्ट करवाया जाए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले भी मैंने एक दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब ये इशू स्टार्ट हुआ था तब ये क्वेश्चन किया गया था कि फ्लो टेस्ट जो है अगर सेशन में होगा तो कौन करवाएगा और सेशन में हाउस नहीं है तो कौन फ्लो टेस्ट करवाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो गवर्नर है उसके पास में किस तरीके से ये पावर है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 174 जो है, आर्टिकल 174 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नर को पावर देता है कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समन कर सकते हो, डिसोल्व कर सकते हो और प्रोरोग कर सकते हो। अब बात आती है आर्टिकल 175 की। आर्टिकल 175 में जो गवर्नर है वो हाउस को समन कर सकता है और फ्लो टेस्ट के लिए भी बोल सकता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए आर्टिकल 174 एंड 175 को लेकर के। अभी प्रेजेंट टाइम में जब जो रिबेल एमएलए हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज किया, पिटीशन ये डाली गई कि वहाँ के डेप्यूटी स्पीकर ने ये बोला कि आपके ऊपर डिफेक्शन लॉ अप्लाई किया जाता है और आप जो है वो 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में हमें जो भी ऑर्डर आपके खिलाफ में पास किए हैं उनका रिजल्ट दो, उनके ऊपर अपना स्टेटमेंट दो। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात रखा और कि हमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में यही तो बेसिक पॉइंट थे ना। जो रिबेल एमएलए हैं उन्होंने 3 पॉइंट के ऊपर बेसिस पर वहाँ पर पिटीशन डाली। उन्होंने बोला कि एक तो हमें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, दूसरा उन्होंने बोला कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, मिनिमम 7 डेज़ का होता है। अगर हम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस करें तो 7 डेज़ का टाइम मिलना चाहिए, हमें 2 दिन का ही टाइम मिला है, मीन्स 48 आवर्स में ही उनको रिजल्ट देना था। और तीसरा पॉइंट उन्होंने पिटीशन में रखा रिबेल एमएलए ने कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डेप्यूटी स्पीकर है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर तो खुद के ऊपर ये किया जा रहा है कि उनकी जो पोस्ट है उनको हटाया जाना चाहिए। ओके, मतलब उनके ऊपर तो खुद के ऊपर क्वेश्चनिंग है, तो वो डिफेक्शन लॉ जो है वो किस तरीके से लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिबेल एमएलए हैं उन्होंने 2016 का जो केस है, अरुणाचल प्रदेश केस के नाम से भी जिसको जानते हैं, नबाम रेबिया केस के नाम से जिसको जानते हैं 2016 का, इसके बारे में यहाँ पर रिबेल एमएलए ने ये बोला कि इस केस के बेसिस पर आप जो है इसके बारे में डिस्कशन कीजिए। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट है, जब इस पिटीशन की सुनवाई हुई तो उन्होंने बात की आर्टिकल 212 की। महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 212 है उसमें जब भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली अपने लेजिस्लेचर से रिलेटेड काम कर रही हो तो उसमें जुडिशरी जो है वो इंटरवीन ना करे। तो यहाँ पर जुडिशरी ने स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरवीन कर ही नहीं रहे हैं, हम तो जो इशू चल रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम कहाँ इंटरवीन कर रहे हैं। अगर आपके कुछ इशू नहीं होता तो क्या महाराष्ट्रियन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इशू चल रहे हैं उसमें जुडिशरी आकर के अपना जो इंटरफेयर है वो थोड़ा ना कर रही थी। कुछ इशू हमारे सामने आया है, कुछ पिटीशन हमारे सामने आई है, हम तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और अब 12 जुलाई को इसको लेकर के डिसीजन आएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। वहाँ पर मेजोरिटी में जो है वो इस इशू को किस तरीके से जुडिशरी उसमें इंटरवीन करेगी। अब यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 212 आर्टिकल के बारे में बात की वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है नाबम रेबिया केस की कि ये केस क्या था। 2015 की बात है, अरुणाचल प्रदेश में तुकी सरकार थी। वहाँ पर उन्होंने अर्ज किया गवर्नर से कि 2016 में जो है हमें सेशन बुलाना है,
लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने टाइम से पहले ही बुला लिया, दिसंबर 2015 में ही बुला लिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो गया, क्योंकि उनके पास में मेजोरिटी है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ज्वाइन करके जो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर जैसे ही कुछ लोगों ने अपोजिशन पार्टीज़ को कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ज्वाइन किया, तो वहाँ के जो उस टाइम के जो स्पीकर थे नाबाम रेबिया, उन्होंने उन लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई कर दिया। अब इसको लेकर के इशू क्रिएट हुआ। इशू क्रिएट होकर के वहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो प्रेसिडेंट रूल है वो भी एप्लीकेबल हुआ। अब प्रेसिडेंट रूल जब एप्लीकेबल हुआ और जुडिशरी में इसमें इंटरवीन किया गया, तो जुडिशरी ने इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर खुद के ऊपर क्वेश्चनिंग है, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग ये की जा रही है कि उनको हटाया जाना चाहिए, तो वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने गवर्नर को लेकर के भी बोली कि गवर्नर जो है वो एक इलेक्टेड पोस्ट नहीं है। गवर्नर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो इलेक्टेड लोगों की जो वॉइस है उसको आप क्या नहीं कर सकते, इंटरवीन नहीं कर सकते यहाँ पर गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और नबाम रेबिया केस के बारे में आपने डिस्कस कर लिया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है अगर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर काम नहीं कर सकता है। इसी को लेकर के यहाँ पर इंटरवीन किया गया महाराष्ट्र इशू में भी। ओके, तो ये हमने बेसिक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है।